में देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में 100% आता है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी क्या होती है दोस्तों? सांख्यिकी की परिभाषा देख लेते हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। यानी सांख्यिकी गणित की वह शाखा होती है जिसमें आंकड़ों यानी संख्या जो 1 या 2 या 3 ऐसी संख्या होती हैं उसका संग्रहण करके प्रदर्शन, वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है, क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। अगर हम इसकी दूसरे शब्दों में परिभाषा दें तो कहें तो आंकड़ों का संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, अर्थ निर्णय में जो विधियां प्रयोग की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सांख्यिकी कहलाती है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस सांख्यिकी की परिभाषा लिख लेंगे अच्छे से। दोस्तों अब हम दूसरा देख लेते हैं परिभाषा इसकी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है। दोस्तों वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर यानी वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर। पहला अंतर है दोस्तों प्राकृतिक या सामान्य विशेषताओं, प्राकृतिक व सामान्य विशेषताओं के आधार पर जो यानी प्राकृतिक एवं सामान्य विशेषताओं के आधार पर जो विभिन्न श्रेणियों से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है और आंकड़ों को संक्षिप्त करके सांख्यिकी तालिका में डालकर उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है। यानी वर्गीकरण किसे कहते हैं और सारणीयन किसे कहते हैं। अगर परिभाषा में लिखना है तो इसको अलग अलग इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं दोस्तों, और अंतर में भी लिख सकते हैं। यानी वर्गीकरण जब सारणीयन में अंतर आएगा तो आप एक एक करके अंतर लिख दीजिएगा। अगर पेपर में परिभाषा पूछता है तो प्राकृतिक व्यवहार एवं सामान्य विशेषताओं के आधार पर डेटा को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन व वर्गीकरण कहा जाता है और आंकड़ों को संक्षिप्त करके यानी छोटा बना के सांख्यिकी तालिका में डालकर उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सारणीयन कहा जाता है। हमारा दूसरा अंतर है दोस्तों, दूसरा अंतर क्या है? डेटा संग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। यानी जो डेटा है उसका संग्रहण होने के बाद जब दूसरी ओर सारणीयन वर्गीकरण का अनुसरण करता है, यानी डेटा संग्रहण पूरी होने के बाद वर्गीकरण किया जाता है और सारणीयन में क्या होता है? सारणीयन वर्गीकरण का अनुसरण करता है। यानी वर्गीकरण जो होता है वो डेटा पूरी होने के बाद वर्गीकरण होता है, जो सारणीयन होता है उसका अनुसरण सारणीयन करता है। ये दूसरा अंतर हो गया दोस्तों। अब हम तीसरा अंतर देख लेते हैं। डेटा और वर्गीकरण यानी डेटा वर्गीकरण अवलोकनों की समान विशेषताएं और चर पर आधारित होता है। जो डेटा वर्गीकरण अवलोकन की समान विशेषताओं पर चर पर आधारित होता है। इसके विपरीत सारणीयन में जो डेटा होता है, जो सारणीयन में डेटा होता है वो क्या होता है? व्यवस्थित तरीकों से पंक्तियों में स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है। यानी डेटा वर्गीकरण अवलोकनों की समान विशेषताओं पर चर पर आधारित होता है। इसके विपरीत सारणीयन में डेटा को व्यवस्थित तरीकों से पंक्तियों के स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है। अब हमारा चौथा अंतर क्या है दोस्तों? चौथा अंतर देख लेते हैं। डेटा का वर्गीकरण निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा का विश्लेषण करके उद्देश्य से किया जाता है। यानी डेटा का जो वर्गीकरण है वो निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा का विश्लेषण करके उद्देश्य से किया जाता है, करने के उद्देश्य से किया जाता है। डेटा का विश्लेषण करने के उद्देश्य से वर्गीकरण इसका किया जाता है। और सारणीयन में इसके विपरीत जिसका उद्देश्य विभिन्न आंकड़ों की आसान तुलना सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रस्तुत करना है। यानी सारणीयन का उद्देश्य क्या है? विभिन्न आंकड़ों का आसान तुलना में सुनिश्चित करने के लिए डेटा को प्रस्तुत करना, और वर्गीकरण में निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों अब हम पाँचवा इसका अंतर देख लेते हैं। पाँचवा अंतर इसका क्या होगा? वर्गीकरण में डेटा के श्रेणियों और उप श्रेणियों को विभाजित किया जाता है। यानी जो वर्गीकरण होता है उसमें डेटा को श्रेणियां एवं उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जबकि सारणीयन में डेटा को शीर्षकों और उपशीर्षकों में विभाजित
किया जाता है। इसमें शीर्षकों में विभाजित किया जाता है और इसमें श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस प्रकार आपको इसका पूरा अंतर लिख देना है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, यानी हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, माध्य किसे कहते हैं। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। माध्य किसे कहते हैं। माध्य किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंकगणितीय औसत माध्य कहलाता है। यानी माध्य किसी चर के विभिन्न मूल्य का साधारण अंकगणितीय औसत माध्य कहलाता है। अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात के लिए विधियां निश्चित भिन्न है। वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए माध्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। यानी माध्य दो विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की परिभाषा एवं आर्थिक नियोजन के आशय। आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। आर्थिक नियोजन 20वीं सदी की देन है, जो सभ्यता के विकास, विज्ञान के प्रगति एवं वृद्धि, विश्व सहयोग की भावना से आज नियोजन का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। कुछ ये वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक की परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स जी ने क्या कहा है। नियोजन के महत्व को स्वीकार करते हुए रॉबिन्स जी ने कहा है कि आर्थिक नियोजन आज के युग में अचूक औषधि है। जो आर्थिक नियोजन है वो क्या है, अचूक औषधि है। कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने में एकमात्र साधन आर्थिक नियोजन है। यानी जो राज्य होता है उसका कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने में लिए उसका अचूक औषधि क्या है, आर्थिक नियोजन। दोस्तों हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। आर्थिक नियोजन की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। जो पहला परिभाषा है आर्थिक नियोजन के केंद्रीय सरकार। यानी आर्थिक नियोजन की जो केंद्रीय सरकार है ऐसी व्यूहरचना कार्यक्रम है जिससे बाजार की शक्तियों के साथ हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये गुन्नार मिर्डल जी ने कहा है। और प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार देख लेते हैं। बृहद अर्थ में आर्थिक नियोजन में प्राकृतिक साधनों के संरक्षण, व्यक्तियों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो दोस्तों हमारे चार क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वनों से प्रत्यक्ष लाभ और वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। यानी वनों से क्या क्या लाभ प्रत्यक्ष होता है, क्या लाभ अप्रत्यक्ष होता है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट प्राप्त हो जाना। वनों से कुछ भागों पर ठेका दे देना। वनों में कुछ भागों को ठेके पर देकर वो प्रत्यक्ष लाभ होता है। वनों से स्थानीय निवासियों को व्यवसाय मिलता है, जैसे वृक्ष काटना, लकड़ी काटना, चीरना, ये प्रत्यक्ष लाभ हो गए। वनों से लकड़ी की प्राप्ति अतिरिक्त अनेक प्रकार के गौण उपजे, जैसे गोंद हो गया, डायरेक्ट लकड़ी की प्राप्ति हो गई। हमें कई प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। अब अप्रत्यक्ष लाभ देख लेते हैं दोस्तों। वन बाढ़ की रोकथाम में सहायता करते हैं। यानी जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो मिट्टी को बांध कर रखती है, यानी बाढ़ नहीं आने देती। जल प्रवाह वनों की सघनता के कारण शिथिल हो जाता है और वृक्षों की जड़ें भूमि को बांधे रखती है। फिर दूसरा लाभ है दोस्तों, वन भूमि के कटाव को रोकने में सामर्थ होते हैं। जो भूमि की कटाव होती है वन ही रोक सकते हैं। वन की भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो भूमि उर्वरक होती है, उर्वरता होती है, वो वन ही उसमें बढ़ाने में सहायक होते हैं। वन के पत्तियों से भी खाद बनाया जा सकता है, उसमें उर्वरता लाई जा सकती है ना। वन अधिक जल वर्षा में सहायक होते हैं। वन जो होते हैं वो वर्षा में भी सहायक होते हैं। वनों द्वारा जलवायु सम होती है। और छठवां लाभ है वन देश में प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में 100% पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी भूमि उपयोग का क्या अर्थ होता है। भूमि उपयोग से तात्पर्य किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना भाग किन उपयोगों में काम में आ रहा है। कितने क्षेत्र वन फैले हुए हैं, कृषि कार्यों में प्रयुक्त है, कितना खेती में है, कितना बंजर भूमि है, कितनी वृक्षों एवं बगीचों में है वाली भूमि है, जितनी भूमि चारागाह में काम आ रही है, यानी कितनी परती भूमि है, कितनी कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कुल कितने में खेती की जा सकती है। इन सारी बातों को मिलाकर जो भूमि का उपयोग है वो समंक
से मिलती है, यानी जो भूमि का अर्थ है यानी सारी बातों को मिलाकर वही भूमि कहलाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।